हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू को पायलट। तो इस वीडियो में हम डिवाइडेड कॉन्गर के बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा सा टाइम सेविंग के लिए हमने पहले से ही लिख रखा है इसके स्टेप को। तो चलिए देखते हैं कि डिवाइड एंड कॉन्गर होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो जैसा कि नाम से ही आप देख पा रहे हैं कि डिवाइड एंड कॉन्गर। ठीक है, डिवाइड का मतलब सिंपली डिवाइड और कॉन्गर का मतलब होता है कि ऐड करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ओके, तो कोई हमारा जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको हम इकट्ठे एक साथ उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो उसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और छोटे छोटे पार्ट का जो सॉल्यूशन निकलता है उस सॉल्यूशन को फिर हम असेंबल करते हैं। और जो सारे सब प्रॉब्लम्स होते हैं उसका सॉल्यूशन मिला करके जो एक फाइनल सॉल्यूशन बनता है, वो फाइनल सॉल्यूशन हमारा जो होता है वो ओरिजिनल सॉल्यूशन के इक्वल होता है। ठीक है, तो यही हमारा डिवाइड एंड कॉन्गर है। ठीक है, तो चलिए हम देखते क्या है, इसके स्टेप पहले हम देख लेते हैं। तो स्टेप में हमने लिख रखा है कि डिवाइड ओरिजिनल प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम। ठीक है, जो बड़ा साइज का जो प्रॉब्लम होगा उसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि छोटे पार्ट में हम डिवाइड करेंगे तो सभी का साइज इक्वल ही होगा। कुछ का साइज इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। ठीक है, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन जो ओरिजिनल साइज का जो प्रॉब्लम है उससे छोटा होगा। ठीक है, और चलिए सेकेंड स्टेप देख लेते हैं, रिकर्सिवली सॉल्व ईच सब प्रॉब्लम। जो हम डिवाइड किए हैं सब पार्ट में, उस सब प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा उसको अलग अलग से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो थर्ड स्टेप है, फाइनली combined and use the sub-problem to use in finding the original solution, finding the original solutions। ठीक है, इसको जो है जो सब प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन निकलेगा उसको हमें यूज करना है टू फाइंड ओरिजिनल सब प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले रहा हूँ। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम जो है हमारा एन साइज का, सपोज करिए कि कोई प्रॉब्लम है, तो एन साइज का प्रॉब्लम है तो ये अपने से छोटे सब प्रॉब्लम में टूटेगा। तो इससे एन से छोटा सा प्रॉब्लम n-1 हो गया, फिर n-2 हो गया, n-3 हो गया। इसे करते करते एक ऐसा समय आएगा कि वो इक्वल साइज का प्रॉब्लम है, अगर टूटा तो n/2 के साइज में टूटेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आगे टूटता चले जाएगा। ठीक है, फिर n, चलिए जो ओरिजिनल सब प्रॉब्लम है हमारा n है। सपोज करिए कि जो ओरिजिनल प्रॉब्लम का साइज है वो हमारा n है। ठीक है, ओरिजिनल सब प्रॉब्लम का साइज है वो हमारा n है। ठीक है, ओरिजिनल सब प्रॉब्लम का साइज सपोज करिए कि हमारा n/2 और n/2 सब प्रॉब्लम में ये डिवाइड होता है। ठीक है, और जब n/2 ये हो क्या रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो n/2 और n/2 सब प्रॉब्लम में डिवाइड हुआ, और इसका इसका फिर यहाँ पे सॉल्यूशन निकलेगा। इस सब प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो n बाई, तो चलिए देखिए, सॉल्यूशंस ऑफ सब प्रॉब्लम n/2 का निकाले हमने, और यहाँ भी हमने सॉल्यूशंस ऑफ n/2 का निकाला। ठीक है, अब फाइनली इसको हम कंबाइन करेंगे। ठीक है, कंबाइन करने का मतलब यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो इसको हम कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करने के बाद में जो सॉल्यूशन निकलेगा वो हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशंस ऑफ n। ठीक है, तो हमने किया क्या, यहाँ पे यहाँ पे हमने डिवाइड किया है। ठीक है, डिवाइड इनटू सब प्रॉब्लम, और यहाँ पे हमने किया है कंबाइंड इनटू कंबाइंड
कंबाइंड सॉल्यूशंस ऑफ ऑल सब प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको कंबाइंड किया है, ठीक है। कंबाइंड का मतलब यहाँ पे हमने जो सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है उसको हम रिकर्शंस में यूज करने के लिए इस टर्म को यूज कर रहे हैं कंबाइंड का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे, चलिए इसका जो प्रोसेस है वो हम देख लेते हैं कि इसका प्रोसेस ये कैसे कैसे हुआ है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और चलिए, तो सपोज करिए कि ये कोई हमारा एरे है, ठीक है। और इसका जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो हमारा आई है, और लास्ट का जो इंडेक्स है वो हमारा जे है, ठीक है। और ये जो है मिड है, ठीक। मिड को हम एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एम से डिनोट कर लिया हमने मिड को। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम नीचे ले लेते हैं ताकि आपको जब देखे तो परेशानी ना हो। ये है हमारा मिड, ठीक है। और ये एंड इंडेक्स है, और ये है हमारा स्टार्ट इंडेक्स, ठीक है। ये, तो चलिए हम देखते हैं कि जो हमारा, जब हम इस जब हम एन सब प्रॉब्लम को एन बाई टू के टर्म में तोड़े हैं, जो एन सब सब प्रॉब्लम में टूटा है, तो यहाँ से लेकर के ये हमारा मिड है, ठीक है। तो एक जो प्रॉब्लम होगा, एक जो सब पार्ट होगा, एक हमारे यहाँ से यहाँ तक टूटेगा, और एक जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक टूटेगा, ठीक है। तो ये वाली पार्ट जो है यहाँ से टूटेगा, ठीक है। यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये तो एम तक हमने इसको एंगेज कर ही लिया, ठीक है। तो चलिए ठीक है। तो ये जो है आई टू एम है, और ये टू है M+1 टू जे तक, ठीक है। तो चलिए हम इस पे प्रोसेस अप्लाई करते हैं कि क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो जो ओरिजिनल सब प्रॉब्लम है, ओरिजिनल सब प्रॉब्लम हमारा डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो डिवाइड डिवाइड हुआ है, तो इसका कुछ मिड मिड होगा, ठीक है। तो ओरिजिनल सब प्रॉब्लम को हमने डिवाइड किया है, तो चलिए इसका मिड फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मिड मिड इज इक्वल्स टू स्टार्ट इंडेक्स, स्टार्ट इंडेक्स प्लस इन द इंडेक्स बाय टू, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिड है वो हमारा निकल करके आया क्या, मिड हमारा निकल करके आ गया एम, ठीक है। तो चलिए हम रिकर्शंस अप्लाई करते हैं, डेक कैसे अप्लाई होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। तो डेक हम अप्लाई कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम पे। सपोज करिए कि प्रॉब्लम जो है वो किसी एरे का हो सकता है, लिस्ट का हो सकता है, किसी वो, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एरे को लिया है, ऐसा नहीं कि एरे में ही होगा। तो चलिए एरे ले लिया हमने, और इसका एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो आई है, और जो लास्ट इंडेक्स जो है वो इसका एरे का जे है, ठीक है। तो हम इस पे कर क्या रहे हैं, जो मिड फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो एरे है उस पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, और डिवीजन अप्लाई करके हम इसका मिड निकाल देते हैं, ठीक है। तो हम कर क्या रहे हैं,
डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ से हम मिड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मिड इज इक्वल्स टू आई प्लस जे बाई टू, ठीक है। तो हमने मिड निकाला, ठीक है। और मिड निकाल करके अब जब मिड निकला तो अब दो सब प्रॉब्लम में ये डिवाइड हो गया है, तो ठीक है, एक सब प्रॉब्लम, दोनों सब प्रॉब्लम पे हम बारी बारी से डैक अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम डैक अप्लाई करते हैं। तो जो फर्स्ट सब प्रॉब्लम पे डैक अप्लाई करेंगे तो वो कहाँ से कहाँ तक होगा, वो एरे के स्टार्ट इंडेक्स से लेकर के जो हमारा मिड है, मिड को हमने एम से डिनोट किया था ऊपर में, तो स्टार्ट से लेकर के एम तक हमारा फर्स्ट डैक अप्लाई हुआ, ठीक है। और जो सेकेंड डैक अप्लाई होगा वो हमारा सेकेंड डैक जो अप्लाई होगा वो एम प्लस वन से लेकर के मिड प्लस वन से लेकर के जे तक होगा, ठीक है। अब चलिए इसको हम कहीं स्टोर कर लेते हैं। सपोज करिए कि इसको हमने ए में, ए तो एरे का नाम है, तो इसको सपोज करिए कि इसको हम बी में स्टोर कर लिया, और जो सेकेंड सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें आया वो उसको हम सी में स्टोर कर लिए, ठीक है। और लास्ट में इसको हम कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करके हम इसके वैल्यू को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो कंबाइन, तो बी और सी को हम कंबाइन किए और इसको हम रिटर्न कर दिए किसी अदर वैल्यू में। सपोज करिए कि इसको हम डी में हम स्टोर कर दिए, ठीक है। और इसको रिटर्न करा दिए हम डी, ठीक है। और रिटर्न करा दिया हमने, रिटर्न करा दिया डी, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये जो था, ये अगर प्रॉब्लम का साइज बहुत बड़ा है तब ये हमारा काम करेगा, ठीक है। अगर प्रॉब्लम का साइज अगर छोटा है तो हमें डैक अप्लाई करने की कोई नीड ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो है इफ प्रॉब्लम इज लार्ज, ठीक है। तो अगर प्रॉब्लम छोटा है तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। अगर प्रॉब्लम छोटा है, सपोज करिए कि एक और दो एलिमेंट का है, तो अगर कोई प्रॉब्लम छोटा है, अगर इफ प्रॉब्लम जो है छोटा है, या तो सिर्फ आई ही है या जे है। अगर बहुत छोटा प्रॉब्लम है, एक या दो एलिमेंट का प्रॉब्लम है, तो उसको हम सीधा रिटर्न कर देते हैं उसको सॉल्यूशन को, ठीक है। अदरवाइज फिर हम, अगर प्रॉब्लम छोटा है तो हमें तो डायरेक्ट आंसर उसका मिल जाएगा, डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन मिल गया, तो हमें डायरेक्ट अप्लाई करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट आई और जे का सॉल्यूशन लेंगे और उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अगर प्रॉब्लम अगर प्रॉब्लम हमारा बड़ा है तो हम डैक को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा डैक का प्रोसेस था कि, चलिए थोड़ा सा मैं आपको, ओ ये क्या परेशान कर रहा है। चलिए यहाँ पे हमारा डैक का प्रॉब्लम थोड़ा सा हम डिस्कस किए हैं, और जिसको, चलिए हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर लेते थे। तो मैं अपना पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए मैं थोड़ा सा इसको स्लाइड करके नीचे सॉल्व डिस्कस कर लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है।
तो थोड़ा सा और इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, हुआ क्या था हमारे डेक में, जो ओरिजिनल सब प्रॉब्लम था, सपोज करिए कि एन साइज का कोई प्रॉब्लम था, तो वो हमारा डिवाइड हुआ था एन बाई टू में और एन बाई टू में, सब प्रॉब्लम में डिवाइड हुआ था। और इसका हम सॉल्यूशन निकाले थे, सॉल्यूशंस एन बाई टू का सॉल्यूशन हम निकाले थे रिकर्सिवली सॉल्व करके, ठीक है। तो इसका भी हम सॉल्यूशन निकाले थे एन बाई टू का रिकर्सिवली सॉल्व करके, और वापस फिर इसे हम कंबाइन कर दिए थे, ठीक है। तो वापस इसको हम कंबाइन कर दिए थे, ठीक है। तो जो कंबाइन करने के बाद जो हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन निकला था, वो हमारा ओरिजिनल जो सब प्रॉब्लम है उसके इक्वल हुआ था, ठीक है। तो ये जो हुआ सॉल्यूशंस ऑफ ओरिजिनल सब प्रॉब्लम, ठीक है। ओरिजिनल सब प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए, हम इसके टाइम कम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा डिवाइड स्टेप हुआ था, ठीक है, यहाँ पे डिवीजन हुआ था, और यहाँ पे हमारा कंबाइंड हुआ था, ठीक है। तो डिवी ये जो प्रॉब्लम है, एन साइज का प्रॉब्लम है, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा सोल्व करने का, वो हमारा टी ऑफ एन होगा। और सपोज करिए कि जो एन बाई टू सब प्रॉब्लम में डिवाइड हुआ था, उसका सोल्व करने का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो हमारा टी ऑफ एन बाई टू है। तो और इसका भी हमारा टी ऑफ एन बाई टू है, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन निकल गया था, और जो इसका कंबाइन करने का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो सपोज कर टाइम कंबाइन करने का और डिवाइड करने का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये हमारा कांस्टेंट टाइम है। कांस्टेंट टाइम को हम वन से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो वन है, और इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारा वन है, ठीक है। तो इसका हम रिकरेंस रिलेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। रिकरेंस रिलेशन कैसे निकालते हैं, आप देखते रहिए। रिकरेंस रिलेशन इसका लिख लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको स्लाइड करेंगे, लिए। तो जो ओरिजिनल सब प्रॉब्लम है, ओरिजिनल सब प्रॉब्लम है हमारा टी ऑफ एन, ठीक है। ये जो है हमारा एन बाई टू, एन बाई टू, टी ऑफ एन बाई टू प्लस टी ऑफ एन बाई टू सब प्रॉब्लम में डिवाइड होगा, ठीक। डिवाइड हुआ, और वो जो ओरिजिनल सब प्रॉब्लम का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो सब प्रॉब्लम का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको ऐड करने का, और प्लस में डिवाइड करने का और कंबाइन करने का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको ऐड करने से हमारा मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हमने डिवाइड करने का निकाल लिया, और इसमें फिर ये तो रिकर्सिवली सॉल्व करने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ, ठीक है। और प्लस में डिवाइड और कंबाइन करने का कॉम्प्लेक्सिटी फिर इसमें हम ऐड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है टी ऑफ वन, और जो कंबाइन करने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारा टी ऑफ वन है, ठीक है, कांस्टेंट टाइम है, ठीक है। तो हम सोल्व कर लेते हैं, टी ऑफ एन इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ एन बाई टू प्लस कांस्टेंट टाइम, ठीक है। तो जो हमारा ये रिकरेंस रिलेशन इसका निकला, वो डिवाइड एंड कॉन्गर का, ये टू टाइम्स ऑफ एन बाई टू प्लस सी निकला, ठीक है। सी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलिएगा कि सी कैसे लिखती है, तो सी यहाँ पे जो इसका लार्जेस्ट टर्म होता है उसके कंपेरिजन में हम निकालते हैं, ठीक है। तो जो लार्जेस्ट टर्म होता है उसको हम लिखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, और बाकी जो स्मॉलर टर्म होता है उसको हम नेग्लिजिबल कर देते हैं, उसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि जो अगर बहुत सारा अगर बड़ा अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने निकाल दिया, तो जो छोटा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला प्रॉब्लम होगा उसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर में सोल्व हो जाएगा, तो उसको हमें अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो
चलिए ये जो हमारा था, तो यहाँ पे हमारा डेक का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। मैं थोड़ा सा इसको